नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। जैसे जैसे यूपी में महादंगल का साल नजदीक आ रहा है, वक्त नजदीक आ रहा है, घमासान और गर्म हो रहा है। विकास के मुद्दे से खिसक कर बात धर्म और के खांचे पर आकर टिक रही है। इसमें विपक्ष की नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर, जिसकी बदौलत योगी के किले को घेरने की कोशिश है। यूपी में 2014 के बाद से ध्रुवीकरण की राजनीति ने बड़ा उलटफेर किया है। चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव रहे हों या 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा और क्या ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो आज यूपी के महादंगल में बात करेंगे ध्रुवीकरण की धार की कि क्या यह असरदार है। हमारे साथ तमाम आंकड़ों को समझाने के लिए मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। संजय कुमार सर से समझेंगे आंकड़े क्या कुछ हैं और इन आंकड़ों का मतलब क्या है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। यूपी के महादंगल में बयान घमासान को तेज कर रहे हैं। कथित सेक्युलरिज्म के झंडे को बुलंद करने वाली पार्टियों का बड़ा दांव मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो वहीं बीजेपी यूपी की सियासी जंग में होने वाले ध्रुवीकरण में अपने लिए जमीन मजबूत कर रही है। सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक यूपी के घमासान में किस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां एक अनार हैं और 100 बीमार। यूपी में मुस्लिम वोटर करीब 19% हैं, जो विधानसभा की 143 सीटों पर सीधा असर रखते हैं। यही वजह है कि ध्रुवीकरण के दांव आजमाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। समाजवादी पार्टी जंग में जिन्ना का अध्याय खोलकर मुस्लिम वोट बैंक को साध रही है, तो वहीं योगी ने भी जिन्ना पर अखिलेश को करारा जवाब दे दिया। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। ध्रुवीकरण का दांव अगर मजबूत साबित हुआ तो बीजेपी को भी इसका फायदा मिल सकता है। कम से कम पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े तो यही कहते हैं। 2017 में 40% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम बहुल 30 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 40% का था, जबकि समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 47% का था। वहीं बीएसपी का स्ट्राइक रेट महज 3% और कांग्रेस का 7% था। लेकिन ध्रुवीकरण के इस खेल में सबसे अहम था मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जहां 30 से 39% मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 98% का था, तो वहीं समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट महज 2% का था। अब सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण की धार यूपी के महादंगल में फिर असरदार साबित होगी? क्या इस बार यूपी के करीब 25% स्विंग वोटर की कलाबाजी किसी एक पार्टी के पक्ष में कारगर साबित होगी? टीम न्यूज़ नेशन। तो जरा आंकड़ों को आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में इस बार भी ध्रुवीकरण गेम सेटर साबित हो सकता है। 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण ने बड़ा असर डाला था और अपनी हिंदुत्ववादी छवि को भुनाते हुए हिंदू वोट बैंक को बीजेपी ने जिस तरीके से गोलबंद किया, उसी फॉर्मूले ने बीजेपी को बम्पर सीटें दी। तो क्या इसलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शोकेस? वहीं बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। आंकड़े आप देखिए जरा, कहां कितने मुस्लिम वोट बैंक हैं, कितने मुस्लिम वोटर हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोहिलखंड में 35% हैं, सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31% मुस्लिम वोटर हैं, अवध में 17% हैं, पूर्वांचल में 16% हैं, दोआब के क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 12% है, जबकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे कम है, तकरीबन 7%। संजय सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए सर इन आंकड़ों का? क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ रोहिलखंड और वेस्ट यूपी पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, या मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड को छोड़कर? अनुराग, आपने जिक्र किया कि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद तकरीबन 19% है पूरे यूपी में जी। अगर ये मान लीजिए ये 19% मुस्लिम आबादी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में बराबर बंटे होते, तो मुस्लिम मतदाताओं का जितना अहम रोल यूपी के विधानसभा चुनाव में आज देखने को मिलता है, उतना नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो अलग अलग रीजन्स में हमने देखा कि
एक तरह से पूर्वी ईस्टर्न यूपी में उनका एक कंसंट्रेशन है, वेस्टर्न यूपी में कंसंट्रेशन है। तो इस कंसंट्रेशन की वजह से कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उनकी तादाद ज्यादा है जी। अगर आपकी तादाद ज्यादा होगी किसी भी एक समुदाय की, और हम अभी मुस्लिम वोटरों की बात कर रहे हैं, उनकी तादाद ज्यादा होगी तो एक वोट बैंक के रूप में एक असरदार साबित होते हैं। तो अगर उनका पूरा हर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो फैले होते तो असरदार नहीं होते, लेकिन असरदार इसी वजह से हैं। और यही वजह है कि पार्टियां इनके वोट पर नजर बनाए हुए, क्योंकि वो कुछ सीटों में, हमने जिक्र किया 143 सीटों का, इन 143 सीटों पर वो बहुत असरदार हैं और पार्टी के जीत और हार में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सर, सीधा गणित यह है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीट, जिसका जिक्र यहां पर संजय सर कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% है, जबकि 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 39% के बीच है। 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20 से 29% है, जबकि 260 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से कम है। संजय सर, ये जो 70, 43, 30 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इन्हीं पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी चुनाव के दरमियान? मुस्लिम वोटर्स ने क्या कुछ भूमिका निभाई अपनी? देखिए, एक एनालिस्ट के तौर पे तो हमारी नज़र तो सब सीटों पे रहती है, लेकिन अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं ने क्या एक अहम भूमिका निभाई इन चुनाव में, निश्चित रूप से उन कंस्टिट्यूंसी पर हमारा फोकस रहेगा, उन विधानसभा क्षेत्रों पर हम ज़्यादा नज़र डालेंगे जहां मुस्लिम वोटर एक निर्णायक भूमिका में है। तो तकरीबन 130-140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद तकरीबन 25-30% से भी ऊपर है जी। ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, 5-10% है, वहां पर इन वोटरों के, मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र भी नहीं होता। तो मुस्लिम मतदाताओं के नजरिए से उन विधानसभा क्षेत्रों पर तो नजर नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, उन विधानसभा क्षेत्रों पर नजर जरूर रहेगी, पैनी नजर रहेगी जहां मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी नवेद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस तरीके की जो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लगातार फोकस नवेद का उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर है। नवेद, किस तरीके का आपका अब तक का अनुभव रहा है, और जब आप मुस्लिम वोटर्स से बात कर रहे हैं तो उनके जहन में वो कौन से मुद्दे हैं या क्या कुछ पॉलिटिकल अप्रोच है जो नजर आती है? देखिए अनुराग, मेरा अभी तक जो दौरा रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं रुहेलखंड की तरफ आया हूं। मैं इस वक्त बरेली में मौजूद हूं और इस बार इतना मैं कह सकता हूं साफ लफ्जों में कि इस बार मुसलमान वो बैक बेंचर की तरह है जो पहले तो आखिरी दिन की पढ़ाई करता था और पेपर दे देता था, लेकिन इस बार इलेक्शन में मुसलमान खामोश है, पहले से तैयारी करके बैठा है, माइंड मेकअप करके बैठा हुआ है कि उसे वोट देना है, कहां देना है और जिताऊ कैंडिडेट को देना है। इस बार मुसलमान में एक बात जागरूकता ये देखने को मिली है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को अपना वोट देना चाह रहा है, यानी कि वोट जाया करना मुसलमान का मकसद उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में नहीं दिख रहा है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है जो बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी जो विकास की बात कह रही है उन्हें भी कई जगहों पर माना जा रहा है, कई इलाकों में कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात मुसलमान भी स्वीकार कर रहे हैं और 2 डिवीजन करने में कामयाब रही है बीजेपी। यहां पर अभी तक हम ये कह रहे थे कि कई मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। एक और डिवीजन यहां देखने को मिल रहा है, गरीब तबका जो राशन और एक जो कार्ड बनाया स्वास्थ्य कार्ड, इसको लेकर गरीब तबका बीजेपी की तरफ आशान्वित है। जिनको मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो भी बीजेपी की तरफ आशान्वित है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उन्हें और कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे एक डिवीजन देखने को मिल रहा है मुसलमानों में, लेकिन पहले से तैयारी करके रखी है मुसलमानों ने कि उन्हें कहाँ जाना है, किस करवट बैठना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश के बरेली से, और अपना अनुभव साझा करने के लिए। लेकिन संजय सर, चुनाव को लेकर सर लगातार ऐसे मिथक भी बहुत सारे होते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एक मुश्त वोट करते हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट को ही वोट डालते हैं। क्या ये उसी मिथक को आगे बढ़ाने की कोशिश है या वाकई आपको लगता है कि स्थितियां बदली हैं बदलते परिवेश में? स्थितियां बदली नहीं है अनुराग। आप देखें, अगर हम चुनाव दर चुनाव देखें और देखें मुस्लिम मतदाताओं ने किसी एक खास पार्टी के लिए वोट किया है, आप देखेंगे कि मुस्लिम मतदाताओं की यूपी में पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम वोटर सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। अब मुस्लिम मतदाताओं के बीच में उन्होंने कांग्रेस को भी वोट किया है, बीएसपी को भी वोट किया है, और शायद हमारे दर्शक आश्चर्यचकित हो जाएं कि 5-7% मुस्लिम मतदाताओं का वोट बीजेपी को भी जाता है जी। लेकिन जब हम वोट बैंक की बात करते हैं तो देखते हैं कि एक समुदाय का बड़ा हिस्सा किस पार्टी के लिए वोट कर रहा है,
और निश्चित तौर पे बहुत साफ दिखाई पड़ता है मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के लिए एक वोट बैंक है। चुनाव दर चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बढ़कर वोट किया है। इसी से जुड़ी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, समाजवादी पार्टी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुस्लिम बहुल आबादी के विधानसभा क्षेत्र में किसी यादव को उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस पार्टी किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाती है, ऐसी स्थिति में आपके अनुभव के आधार पर मुस्लिम वोटर कहां जाता है? अब देखिए, अगर हम आम वोटरों की बात करें, चाहे वो यूपी का वोटर हो, दूसरे राज्य का वोटर हो, मुस्लिम वोटर हो, किसी दूसरे समुदाय का वोटर हो, पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है। 65% हिंदुस्तान के मतदाता पार्टी को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। आपने जिस स्थिति का जिक्र किया कि अगर समाजवादी पार्टी ने एक यादव उम्मीदवार को खड़ा किया और एक कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, और ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में जहां जो मुस्लिम बाहुल्य है, तो कैसा मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? बंटता है वोट। यही वजह है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है कई चुनाव में, फिर भी मुस्लिम मतदाताओं में कम से कम उन्हें 12, 18, 20% वोट मिल जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये वोट बढ़ता है। ठीक है सर, अगले कुछ आंकड़े जरा उनको भी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उस फैक्टर की जो सियासी हवा का रुख बदलने में माहिर है। यह है स्विंग वोटर, जिसका आखिरी वक्त में लिया गया फैसला हार और जीत की लकीर खींचता है। उत्तर प्रदेश में 25% ऐसे वोटर हैं जो अपने समर्थन का फैसला आखिरी वक्त में करते हैं। अगर आंकड़ों पर भी गौर करें तो स्विंग वोटर की भूमिका निर्णायक होती रही है। सियासी समर में जीत की बयार जिधर चली, 50% मुस्लिम स्विंग वोटर उधर का रुख कर लेते हैं, जबकि हिंदू स्विंग वोटर भी 38% के आसपास है। ये जो स्विंग वोटर जिनको हम कहते हैं संजय सर, इनका क्या कुछ मतलब होता है मैं समझूंगा आपसे। जरा एक और आंकड़ा है, जरा उसको भी ले लें। बात अगर हारने वाली पार्टी के साथ खड़े होने वाले वोटर्स की जाए तो मुस्लिम वोटर्स की तादाद सिर्फ 2% है। मतलब ये कि मुस्लिम वोटर कमजोर खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाते, जबकि 10% हिंदू वोटर ऐसे हैं जिनका वोट आखिरी वक्त में हारने वाली पार्टी को जाता है। मुस्लिम वोटर वोकल कम है, उससे बात बहुत कम हो पाती है, वो बोलता बहुत कम है। क्या ये एक बड़ी वजह है सर, या जिस वक्त माहौल जैसा हो उसके हिसाब से फैसला लेता ही है मुस्लिम वोटर? ये पहले से होता रहा। अनुराग, पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहिए कि स्विंग वोटर हैं कौन। बिल्कुल, हम किन्हें स्विंग वोटर कह रहे हैं? ये ऐसे मतदाता हैं जो अपने वोट देने का निर्णय आखिरी के वक्त में लेते हैं, आखिरी 2-3 दिनों में लेते हैं। हम उन्हें स्विंग वोटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ एक खड़े दिखाई नहीं पड़ते जी। वो उम्मीदवार को देखते हैं, वो मुद्दों को देखते हैं, आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं कि किस ओर हवा चल रही है। तो ऐसे वोटरों को हम स्विंग वोटर कहते हैं। जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, जिन आंकड़ों को हमने दर्शकों के लिए दिखाया, वो ये बताता है कि स्विंग वोटर आखिरी वक्त पर अपना पाला बदलते हैं, एक पार्टी किस पार्टी को वोट देना उसका निर्णय लेते हैं जी। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में इनकी तादाद ज्यादा है जो ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जो जीतती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए तमाम चीजों को समझने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स का रुझान हमेशा कम रहा है। 2017 यानी पिछला विधानसभा चुनाव अगर देखें तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 45% मुसलमान वोटर्स का समर्थन मिला था, जबकि बीएसपी को 19% मुस्लिम वोटर्स का समर्थन था। वहीं बीजेपी को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई बार मुस्लिम वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच बंटता है, जिसका फायदा ध्रुवीकरण के लिहाज से बीजेपी को होता है। हालांकि अब तक ये ट्रेंड बताते हैं कि एसपी को मुस्लिम वोट दूसरों की तुलना में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इन आंकड़ों में संजय सर एक जो बात है जो ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगी, वो ये कि बीजेपी को भी मुस्लिम वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में, वो भी 5%। हाँ, तकरीबन। चाहे आप किसी राज्य की बात कर लें, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों में जहां पे बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है बाइपोलर कंटेस्ट में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन सब स्टेट्स में तो बीजेपी को और भी ज्यादा वोट मिलता है, तकरीबन 12-15% वोट मिलता है मुस्लिम वोट। लेकिन ऐसे राज्यों में जहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, ऐसे राज्यों में भी बीजेपी को 2-4-5% वोट मिलता है। इसकी वजह रहती है कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, कुछ ऐसे उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किए जिसे लोग मुस्लिम मतदाताओं के बीच में पॉपुलैरिटी है। कई वजहों से बीजेपी के उम्मीदवारों को भी 2-4% मुस्लिम वोट मिलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य ठीक है सर। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पंजाब, छत्तीसगढ़ के 10% मुस्लिम वोट के मुकाबले यूपी के 5% मुस्लिम वोट संख्या में तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, अगर एक्चुअल नंबर्स में देखें, अगर हम एक्चुअल नंबर्स में देखें तो निश्चित रूप से अगर हम 10% पंजाब के वोटरों की बात करें और 2% या 4% यूपी के वोटरों में की बात करें तो उसके हिसाब से तो कहीं ज्यादा है। बहुत संख्या के आधार पर बीजेपी को एक साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम वोट भी मिल रहा है यूपी में। एक और आंकड़ा लेते हैं सर। 2017 में ध्रुवीकरण कैसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन गया, इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी पर सिर्फ
17% हिंदू वोटर्स ने भरोसा जताया, जबकि इससे ज्यादा करीब 23% हिंदू वोटर्स का समर्थन बीएसपी को मिला। वहीं बीजेपी सबसे ज्यादा 47% हिंदू वोट पाने में सफल रही, उसे सत्ता मिली। तो क्या इस बार भी ध्रुवीकरण की धार यूपी में असरदार साबित हो सकती है? सर, ये संजय सर, आखिरी सवाल सर आपसे यही, अमूमन ये देखा जाता है कि जब ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटर्स का होता है तो फिर हिंदुओं का भी एक बड़ा तबका ध्रुवीकरण के रास्ते पर चलने लगता है और फायदा शायद बीजेपी को होता है। देखिए अनुराग, आंकड़ों को बस 2 आंकड़े देखने की जरूरत है। आप देखिए मुस्लिम मतदाताओं ने चुनाव दर चुनाव किस तरह वोट किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है। हिंदू मतदाताओं को देखें तो चुनाव दर चुनाव उन्होंने किस पार्टी को वोट किया? बीजेपी के लिए वोट किया। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप देखें कि कैसे वोटर धार्मिक लाइंस पर पोलराइज दिखाई पड़ते हैं। मुस्लिम बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो हिंदू वोटरों का बड़ा चंक हिंदू बीजेपी के साथ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें पेच तब फंसता है जब उसी धर्म उसी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दें तमाम राजनीतिक दल, या स्विंग वोटर्स का क्या कुछ मूड बनता है? संजय सर, इसी के लिए तो आप देखिए कि सारे के सारे मुस्लिम वोटर एक साथ नहीं वोट करते और सारे के सारे हिंदू वोटर एक तरफ नहीं वोट करते, लेकिन दोनों समुदाय के वोटरों का, या हम किसी दूसरे समुदाय की भी चर्चा करें, उसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चंक किसी एक खास पार्टी के साथ जाता है। इसी को हम वोट बैंक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वोटर एक समुदाय के किसी एक पार्टी के साथ जाते हैं। और इसकी वजह जो आप सवाल पूछ रहे हैं अनुराग, कि अगर समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार खड़े किए और करते हैं, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हें कुछ हिंदू वोट मिलता है, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिल रहा है। इन्हीं वजहों से एक समुदाय का वोट किसी एक पार्टी के लिए पूरा का पूरा नहीं जाता। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें एक और पेच है, उसका क्या कुछ मतलब है वो आपसे समझना चाहूंगा। इस ध्रुवीकरण के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़े पैमाने पर स्पष्ट रहती है कि उसे हिंदू उम्मीदवारों को ही उतारना है मैदान में। क्या इसका एक पॉलिटिकल फायदा होता है हिंदू ध्रुवीकरण के लिहाज से? बिल्कुल। अगर आप पिछले कई चुनाव को देखें और यूपी के चुनाव को देखें, दूसरे अन्य राज्यों के चुनाव को भी देखें, तो एक तरह से बीजेपी ने अपना एक तरह से वोट बैंक बना लिया है। वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देते, मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करते। और कई चुनाव में तो हमने देखा कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी कहा हमें एक खास प्रतिशत ऑफ वोटर को टारगेट करना है जिसमें मुस्लिम्स नहीं शामिल हैं। तो ये बीजेपी की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। हर पार्टी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे जीतना है। बीजेपी ने बहुत साफ कर दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोटरों के बिना चुनाव जीतना है। इसी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट देने का भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स की क्या कुछ भूमिका है? पिछले चुनावों में किस तरीके की भूमिका रही है? क्या कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का मतलब क्या होता है चुनावी गुणा गणित के लिहाज से? ये हमने समझने की कोशिश की। संजय कुमार सर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ 2022 के इस महादंगल में, और तमाम आंकड़ों का मतलब सरल शब्दों में दर्शकों को समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।